Very good afternoon, my dear students, and welcome you all to the second part of the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. पिछले पार्ट में हमने समझा कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है और किस तरीके से पूरे यूरोप में सोशलिज्म के आने की वजह से रशिया में रेवोल्यूशन के चांसेस बढ़ते चले गए, किस तरीके से रशिया की जो पॉपुलेशन थी, जो कि लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव ग्रुप से बनी हुई थी, वो लोग किस तरीके से अपनी सोसाइटी को सोशलिस्टिक बेसिस पे रिक्रिएट करना चाहते थे। तो अब हम सेकंड पार्ट में डील करेंगे एक्चुअल जो रशिया में रेवोल्यूशन अकर किया, उसको हम समझेंगे कि वो किस वजह से, किस तरीके से अकर किया। क्लियर? सो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है द रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन रेवोल्यूशन को समझने के लिए आपको पहले रशिया की इंट्रोडक्शन समझनी ज़रूरी है। जिस तरीके से आपने फ्रांस के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे क्या पॉपुलेशन थी, कॉम्पोजिशन क्या था, उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या थी, चाहे उस वक्त मतलब क्लियर कट वो एज अ नेशन स्टेट नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ बाउंड्रीज तो रही होगी ना, चाहे वो उनके किंगडम्स की, डायनेस्टीज की बाउंड्रीज ही क्यों नहीं। तो उसी तरीके से रशिया की भी हम एक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि रशिया क्या, उसका एम्पायर, रशिया को एम्पायर क्यों कहा जाता था, क्या उसका पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल स्ट्रेच था, पॉलिटिकल से बेटर ज्योग्राफिकल स्ट्रेच क्या था, और किस तरीके से सोसाइटी जो है उसकी डिवाइडेड थी या नहीं थी, और उनका जो एथनिक कॉम्पोजिशन है या रिलीजियस कॉम्पोजिशन है वो किस तरीके से था। तो पहले हम बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। द रशियन रेवोल्यूशन इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ द यूरोपियन स्टेट, राइट। अब आप देखो, रशिया को लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन स्टेट कहा जा रहा है, जबकि रशियन रिवोल्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्ट है, लेकिन फिर भी रशिया जो अपने आप में एक एरिया था, जो अपने आप में उस वक्त एक एम्पायर था, वो लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन स्टेट थी। Situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. Is it clear? कि socialists ने जो है वो गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन ये बात हो रही है 1917 की। हमने 1917 से पहले बहुत कुछ जानना है, हमारी जर्नी स्टार्ट होगी 1904, 1905, और तब जाके हम 1914 और 17 पे आएंगे। Is it clear? The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called Russian Revolution. तो Russian Revolution किससे कहा जाता है? 1 मार्क क्वेश्चन में आता है fall of the Russian monarchy and the events that took place in 1917, उनको combinedly Russian Revolution कहा जाता है। How did this come about? What were the social and political conditions in Russia when revolution occurred? To answer these questions, let us look at Russia for few years before the revolution. तो रशिया को हमें पहले समझना पड़ेगा कि उसका composition क्या था। The Russian Empire in 1914 में Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Beside the territory around Moscow, Russian Empire included current day Finland, majority of religion. Okay, इसको हम अगर मैप से समझे तो बेटर रहेगा। So here is Tsar Nicholas. He was ruling Russian Empire at that time. Clear? हम 1914 की बात कर रहे हैं, 1917 में भी यही थे, लेकिन इससे पहले भी इन्हीं के अंडर जो है रशियन एम्पायर की हम बात करेंगे, जो कि 1904 और 5 से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। सो जार निकोलस, ही वाज द रूलर और द मोनार्क ऑफ द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर की अगर आप जोग्राफिकल एक्सपेंस को देखो तो इस तरफ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन पड़ता है, यहाँ से लेकर स्ट्रेच करता हुआ रशियन एम्पायर आज के प्रेजेंट डेज जो अलग कंट्रीज हैं यूरोप में, जैसे फिनलैंड है, इथोपिया है, एस्टोनिया है, ये अलग कंट्रीज आज बन चुकी है, लेकिन एक टाइम पे ये सब रशिया का ही पार्ट हुआ करते थे, राइट फ्रॉम पैसिफिक ओशन स्ट्रेचिंग टिल दिस एरिया। फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, ल्यूथेनिया, पोलैंड, ये सब जो है रशिया का ही रीजन
रशिया के ही रीजन में इंक्लूडेड था, इसीलिए रशिया को एक एम्पायर कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो बहुत बड़ा जोग्राफिकल एक्सपेंस है, और इस वक्त यहाँ पे जार निकोलस टू जो कि है ये रूल कर रहे थे। रशिया में आपको अगर हम रिलीजियस कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी, बुद्धिज्म देखने को मिलेगा, मुस्लिम्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो इथनिक कॉम्पोजिशन है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। क्लियर? गो बैक टू योर दिस। द मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन वाज रशिया, मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे क्रिश्चियंस थे, which had outgrown from the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics। दो डिविजन्स होती है ना क्रिश्चियंस की, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। तो यहाँ पे आपको क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, ये चार अलग तरह के रिलीजन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जार निकोलस टू, ह्यूज एम्पायर, और यहाँ पे रिलीजियस कॉम्पोजिशन में चार अलग धर्म हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपकी रशिया की एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, राइट? देन इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी इसकी? इकोनॉमी मीन्स के मेजरली लोग किस ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए थे। इज इट क्लियर? और सोसाइटी में हम देखेंगे कि क्या सोसाइटी किसी लेवल पे बटी हुई थी, क्या यहाँ पे किसी फॉर्म की डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलती थी। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। अब आप ये देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हमने पढ़ा तो आपने वहां पे देखा कि उसको एग्रीगेरियन रिवोल्ट कहा जाता है, एग्रीकल्चर की वजह से हुआ, जबकि ओनली 40 to 50% ऑफ द पीपल वर डूइंग एग्रीकल्चर इन फ्रांस, जबकि 80% लोग यहाँ पे रशिया में एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और कम पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज में है, लेकिन रिवोल्ट जो है रशियन रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्ट कहा जाता है। क्लियर? अबाउट 85% पीपल रशिया के जो हैं वो अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। This proportion was higher than in most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40 to 50%. In the empire's cultivated produced market as well as for their own needs, Russia was a major exporter of grain. Clear? तो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अगर हम दूसरी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, किसी की भी बात करें, तो यहाँ का जो फार्मर है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स है, वो ज़्यादा तौर पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है, जो कि 85% है। उसके कंपैरिजन में फ्रांस में 40 to 50% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। यहाँ का जो एग्रीकल्चरिस्ट था वो सब्सिस्टेंस प्लस कमर्शियल पर्पस के लिए भी प्रोडक्शन करता था, और इस वजह से रशिया जो है ग्रेन मार्केट में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर के तौर पे उस वक्त पे भी नजर आता था। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। मतलब इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स मींस के कुछ ही जगहों पे, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं थी, थोड़ी थोड़ी जगहों पे इंडस्ट्रीज जो है वो पाई जाती थी, और मेन जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे रशिया के वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craftsmen workshop. Craftsmen undertook much of the production, मतलब कि फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे वो मेनली क्राफ्टमैन थे। क्राफ्टमैन्स कौन होते हैं? जो प्रोडक्शन फैक्ट्री में प्रोड्यूस की जा रही थी वो क्राफ्ट्समैन थे। जैसे आपने हमारी कंट्री में भी देखा ना, कुछ लोग हैं जो हाथ से चीजें बनाते हैं, तो उन्हीं लोगों को जो है वर्कर्स, एज अ वर्कर इंडस्ट्री में काम करने के लिए लाया जाता था। Many factories were set up in 1890s when Russia railway network was extended and foreign investment in industry increased. तो 1890s के बाद में जब रशिया की रेलवेज बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई, जगह जगह को, कॉर्नर्स को, रशिया के एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से को रशिया रेलवे के थ्रू जोड़े जाने लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज का जो है अचानक से बढ़ना शुरू हुआ।
इज इट क्लियर? क्योंकि आप देखो फैक्ट्रीज जब डेवलप करनी होती है तो उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस होती हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन तो बेसिक फैसिलिटी है। तो जब रशिया में रेलवेज डेवलप होना शुरू हुआ उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्रीज की ग्रोथ जो है वो देखी जा सकती है। Coal production doubled and iron and steel output quadrupled. By 90s, in some areas, factories, workers and craftsmen were almost equal in number. क्लियर? तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे कोल प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि दुगने तरीके से बढ़ा, आयरन एंड स्टील का आउटपुट जो है वो 4 गुना बढ़ा। और एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि क्राफ्ट्समैन जो हाथों से काम किया करते थे वो लोग और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट एक जैसी हो गई, इक्वल हो गई। इज इट क्लियर? Most industry was private property of industrialists. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of the work. ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है, हमने जब सोशलिज्म पढ़ा था तो एक फीचर को पढ़ा था ना कि रशिया में किस तरीके से इंडस्ट्रीज में काम किया जाता था। तो उस वक्त वहां पे कैपिटलिज्म प्रिवेल करता था। कैपिटलिज्म क्या है? इंडस्ट्री का जो ओनर है वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट ओनरशिप थी इंडस्ट्रीज की। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज। गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बनाती थी कि मिनिमम वर्किंग आवर्स होने चाहिए, मिनिमम वेजेस जो है आप इतना दोगे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं था एज सच। जो भी उस वक्त की कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, हम क्लियर कट गवर्नमेंट तो कह नहीं सकते, क्लियर? तो जो भी उस वक्त की कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी उनका कोई क्लियर कट इन्फ्लुएंस नहीं था कि जो रूल्स वो बना रहे हैं फैक्ट्री में उन्हें फॉलो किया जाएगा। But the factory inspectors could not prevent rules being broken. In craft units, small workshops, the working days was something 15 hours compared to 10 to 12 hours, and accommodation varied from rooms to dormitories. अब rooms to dormitories मतलब कि वर्कर्स की कहीं ना कहीं कंडीशन जो है वो खराब थी। चाहे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 18-18 घंटे की शिफ्ट में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको बहुत कम वेजेस दी जा रही है। और उसके बाद उनको, क्योंकि अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी साथ में चल रहा था ना, कि कुछ वर्कर्स जो है वो माइग्रेट होके सिटी में आके रह रहे थे लेकिन उनके रहने का कोई अच्छा इंतजाम नहीं था। छोटे छोटे कमरों से वो डॉर्मेट्रीज में रहते थे। डॉर्मेट्रीज क्या होती है? हॉस्टल्स में आपने देखा ना, बेड होता है 1 over the above, तो उसमें सोना एक बड़े फुल अडल्ट के लिए जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके की लिविंग कंडीशंस जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के वर्कर्स की देखने को मिल रही है। क्लियर? अभी तक हम अर्बन लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें? इकोनॉमी के बारे में, कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही थी, उसके अलावा जो लोग थे वो क्राफ्ट्समैन और इंडस्ट्री वर्कर्स थे। और उसके अलावा हमने देखा कि इंडस्ट्रीज का जो वर्क कल्चर था वो किस तरीके से थे। राइट? नेक्स्ट वी हैव वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स। अब वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात हो रही है। आपने देखा इंडस्ट्रीज में एक चेन सिस्टम होता है जो जिस तरीके से मशीन्स काम करती हैं। राइट? तो कुछ वर्कर्स होते हैं जो अपने हाथों से काम करते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं जिनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स को संभालना होता है कि मशीन ठीक से चल रही है कि नहीं। कुछ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, कोई मशीन में फॉल्ट आ गया है तो वो उस सीनियर वर्कर को बुलाएंगे कि आप चेक करो मशीन में क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ काम थे जो मैनुअल थे, जो हाथों से होने थे, और कुछ काम थे जो स्किल बेस्ड वर्क थे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री में वर्कर्स जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड नजर आ रहे थे, कि एक ग्रुप था जो मैनुअली काम कर रहा है, हाथों से काम कर रहा है, और एक ग्रुप था जो स्किल बेस्ड काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्किल बेस्ड हैं वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझेंगे ना। तो वर्कर्स जो हैं डिवाइडेड थे सोशली into different groups based on their skills। जो मेटल वर्कर्स थे
वो स्किल्ड थे, वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स कहलाते थे, और जो मैनुअली काम करते थे वो अपने आप को थोड़ा सा लोअर ग्रेड पे रखकर चलते थे। इज इट क्लियर? सो यही मैं यहाँ से रीड करूंगी अभी। और इसके अलावा आप देखोगे कि जो औरतें हैं वो भी 31% जो है वर्कफोर्स इंडस्ट्री में औरतों की थी, लेकिन औरतों की सैलरी 31% होने के बावजूद भी बहुत कम उन्हें सैलरी दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमने सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स तो देखा कि स्किल्स के बेसिस पे डिवाइडेड है, जो स्किल्ड लेबर है वो हायर लेवल पे है और जो मैनुअल वर्क करने वाली है वो लोअर लेवल पे है। लेकिन उसके अलावा सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और डिवीजन है, वो है मेल फीमेल। फीमेल चाहे 31% वर्कफोर्स है, लेकिन फिर भी उन्हें काम के पैसे जो है वो मेल काउंटर पार्ट से कम मिल रहे हैं, चाहे वो काम वही सेम कर रहे थे। क्लियर? सो ये है सोशल डिवीजन ऑफ द वर्कर्स। Some had strong links with the village from which they came, others had settled in the city permanently. अब इस बात का क्या मतलब है कि some had strong links with their villages, मतलब कि वो लोग गांव से सुबह काम करने आते थे और वापस अपने गांव में ही चले जाते थे। उन्होंने वो माइग्रेट करके सिटी में नहीं रहने आए काम के लिए, राइट? लेकिन कुछ लोग थे जिनको शायद हो सकता है उनके गांव बहुत दूर थे या किसी भी कारण से, या वो सिटी लाइफ में रहना चाहते थे, इसलिए वो लोग काम की तलाश में सिटी में ही आके सेटल हो गए। सो सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद विलेज फ्रॉम विच दे केम, वापस जाते थे शाम को काम करके। अदर्स हैड सेटल्ड इन द सिटी परमानेंटली, और बाकी के लोग जो है सिटी में ही परमानेंटली सेटल हो गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय द स्किल्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया। The metal workers of St. Petersburg, recalled metalworks, considered themselves aristocrats among the other workers. Their occupation demanded more training and skills. तो क्योंकि उनके पास ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा स्किल्स थे, इसलिए वो अपने आप को हायर लेवल सुपीरियर वर्कर्स, एरिस्टोक्रेट्स की कैटेगरी में रखते थे। Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men. उनको सेम काम की भी कम सैलरी जो है मिलती थी। Division among workers showed themselves in dresses and manners too. Some workers formed association to help members in the times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. तो divisions showed themselves in dresses and manners also, मतलब कि जो जो वर्कर्स की डिवीजन है, जो हम सोशल डिवीजन की बात कर रहे हैं, वो उनकी ड्रेसेस में भी नजर आती थी। जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे वो अपने आप को डेकअप करके अच्छे से प्रॉपर यूनिफॉर्म्स में या फिर शर्ट पैंट पहन के आते थे, जबकि जो नॉर्मल वर्कर्स होते थे वो कुछ नॉर्मल जो रूटीन के कपड़े हैं वो पहनकर आते थे। तो कहीं ना कहीं ये डिवीजन जो है सोशल डिवीजन वर्कर्स का, उनके पहनावे से भी देखने को मिल जाता था, उनके मैनरिज्म से भी क्लियरली पता चल जाता था कि कौन से एरिस्टोक्रेट या स्किल्ड वर्कर्स है या फिर कौन से मैनुअल वर्कर्स है। उसके अलावा कुछ जो मेंबर्स थे, इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे वर्कर ग्रुप के, उन्होंने कुछ एक एसोसिएशंस भी बनाई थी, लेकिन ऐसी एसोसिएशंस जो हैं काफी कम थी, राइट? नेक्स्ट पैराग्राफ। Despite division, workers did unite to strike, stop work when they disagreed with employers about dismissal or work condition. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 97 and in metal work during 1902. तो अब यहाँ पे तो हमने सोशल डिवीजन की बात की फर्स्ट पैराग्राफ में, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में कहीं ना कहीं हमें एक और बात देखने को मिलती है कि चाहे सोशली ये वर्कर्स डिवाइडेड थे, लेकिन जब एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जाने की बात आती थी या कोई ऐसी बात होती थी जिसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रही है किसी वर्कर की, तो ये सारे वर्कर्स अपने सोशल डिविजन्स भुलाकर एक हो जाते थे और अपने आप को वर्कर्स एसोसिएशन में बांधकर हमेशा काम करते थे। क्योंकि अगर एक वर्कर एक्सप्लॉइट हो रहा है
और वो अकेला आवाज उठाएगा तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी वर्कर की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है और सारे वर्कर्स इकट्ठे होकर आवाज उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सुनवाई जल्दी हो जाएगी। तो इंडस्ट्री में जब भी कोई बात मनवानी होती थी या एम्प्लॉयर्स कहीं भी एक्सप्लॉइट करते थे, गलत करते थे, तो सारे वर्कर्स जो हैं स्ट्राइक के लिए इकट्ठे हो जाते थे, अपने सोशल डिविजन्स को भूलते हुए। Is it clear? Then in the countryside peasants cultivated most of the land. अभी ये हमने वर्कर्स का डिवीजन समझा है। अब हम जाएंगे पीजेंट्स पे, अब हम जाएंगे एग्रीकल्चरलिस्ट पे, और ये था अर्बन एरिया का सोशल डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे कि कंट्री साइड में क्या हो रहा है, मतलब सिटी से बाहर क्या हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हम उन्हें विलेजेस ही यहाँ पर कहेंगे। तो कंट्री साइड में peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and orthodox church owned large properties. Like workers, peasants too were divided. They were also like, क्या हो रहा है कि कंट्री साइड पे जो खेतों में काम कर रहे हैं वो मेनली पीजेंट है, गरीब किसान है, क्लियर। लेकिन खेतों में काम तो गरीब किसान कर रहा है, लेकिन जो ओनर्स हैं वो या तो जो फर्स्ट एस्टेट के या फिर सेकेंड एस्टेट के लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है या फिर जो नोबिलिटी है, जो राजा महाराजा है, वो लोग इन जमीनों के मालिक हैं और काम कर रहे हैं यहाँ पे गरीब किसान। और इसी तरीके से आप देखोगे कि पीजेंट्री भी कहीं ना कहीं, जैसे आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स बटे हुए हैं, उसी तरह से आपके जो किसान हैं वो भी अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए हैं। किस तरीके से बटे हुए हैं? दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस। पीजेंट्स की बात की जा रही है कि वो लोग अपनी सोच में जो है रिलीजियस थे, राइट, बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। अब जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा, आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मोनार्क था उसकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे थर्ड एस्टेट के लोग। जो नोबिलिटी थी, जो सॉरी नॉट नोबिलिटी, जो क्लर्जीज थे, क्योंकि वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं थर्ड एस्टेट के लोग इन दोनों ग्रुप्स की रिस्पेक्ट बहुत करते थे। लेकिन रशिया में जो अलग चीज हमें देखने को मिली है कि पीजेंट्री खेतों में काम कर रहा है, ओनरशिप नोबिलिटी और मोनार्क के पास है। लोग जो पीजेंट्री है वो अपनी सोच में रिलीजियस है, वो अपने धर्म में मानते हैं, लेकिन नोबिलिटी और क्लर्जीज मतलब फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके ऑर्डर्स को मानना वो बाइंडिंग नहीं समझते, राइट। Nobles got their power and position through their services to the Tsar and not through the local popularity. Nobles got their power and position through their services to Tsar. मतलब मोनार्क की सर्विसेज में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो नोबिलिटी है, उनको पावर सिर्फ जार की वजह से मिलती थी, लोगों के बीच में उनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, लोग उन्हें नहीं मानते थे, राइट। This was unlike France, where during French Revolution in Brittany peasants respected nobles and fought them. ये मैंने आपको बता दिया। In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. और रशिया में जो बिल्कुल ही लैंडलेस लेबर है, जो दूसरों के खेतों में काम कर रहा है, फायदा किसी और को मिल रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ऐसी पीजेंट्री ये चाहती थी कि नोबल्स, क्योंकि काम जब एक किसान काम कर रहा है तो खेत भी उसी के ही होने चाहिए, तो नोबल्स से जो है वो खेत लेकर किसानों को दे दिए जाने चाहिए। In 1902, this occurred on large scale in South Russia, and in 1905, such incidences took place all over Russia. Russia peasants were different from other European peasants in another way. They pooled their land together periodically and their commune divided it according to the needs of the individual. अब यहाँ पे देखो, frequently they refused to pay the rents and even murdered the landlords. तो उनकी जो disrespect है वो कहीं ना कहीं peasantry की जो disrespect है towards the नोबिलिटी एंड लैंडलॉर्ड्स वो देखने को मिलती है, क्योंकि वो जब भी नोबिलिटी उनसे रेंट मांगते थे या टैक्सेस मांगते थे तो वो अक्सर उनको टैक्स और रेंट पे करने से मना कर देते थे। इवन उनके बीच में फियर्स लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, जिससे कि लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी
पीजेंट्री कर देती थी। क्लियर? और कहीं ना कहीं एक और एस्पेक्ट जो आपको रशिया के पीजेंट्स का देखने को मिलेगा, ये टर्म यहाँ पे 2 बार आपको समझाई जाएगी कि यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर। तो बाद में जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रशियन पीजेंट्स को इसीलिए ऑलरेडी सोशलिस्ट, नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया है। नेचुरल सोशलिस्ट मतलब कि जो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको मिलकर एक दूसरे से यूटिलाइज करते हैं, जो सब मिलकर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। इसलिए रशियन पीजेंट्री को नेचुरल सोशलिस्ट भी कहा गया है कि उन्हें सोशलिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, पीजेंट्री तो ऑलरेडी सोशलिस्ट है। क्योंकि जो वो खेती बाड़ी करने का उनका एक अलग तरीका था, वो ये था कि वो अपने रिसोर्सेज को इकट्ठे कंबाइन होके सबकी भलाई के लिए यूज करते थे। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। इसमें हमने सबसे पहले रशिया की इंट्रोडक्शन ली है कि 1914 में जार निकोलस वहां का रूलर था। कितना एरिया है, जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है रशिया का, वो बहुत बड़ा था, स्टार्टिंग फ्रॉम पैसिफिक ओशन इन द राइट, कवरिंग मेनी स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसे कि यूथोपिया, एस्टोनिया, ल्यूथेनिया, ये सारी की सारी भी रशिया का ही पार्ट रहती थी। इसीलिए इतने ह्यूज एरिया को जो है रशियन एम्पायर कहा जाता था। उसके बाद में हमने देखा कि रशिया की इकोनॉमी जो है वो मेजरली एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी है, चाहे रशियन रिवोल्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्ट रहे हों। 85% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर कर रही है। एग्रीकल्चर की डिविजन्स हमने देखी, पीजेंट्स हैं, नोबिलिटी के पास लैंड ओनिंग है, और जो इनके क्लर्जीज हैं, जो सेकेंड स्टेट है, वो भी लैंड ओनर्स है, बड़े बड़े लैंड ओनर्स भी है, जमींदार जिनको हम कहते हैं, उनके पास बहुत जमीनें हैं, लेकिन काम उस पे जो है वो पीजेंट ही करते हैं। तो पीजेंट्स कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जब काम हम करते हैं तो जमीन भी हमें मिल जानी चाहिए। और इंडस्ट्री में भी हमने ऐसा ही सोशल डिविजन देखने को हमें मिला कि स्किल्स के बेसिस पे जो लोग ज्यादा स्किल्ड है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो अपने आप को हायर लेवल पे, सुपीरियर लेवल पे रख कर चलते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जब कोई इशू होता है तो वो लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमने समझा रशिया, उसकी इकोनॉमी, उसकी सोसाइटी, उसका इंडस्ट्रियल डिवीजन और उसका एग्रीकल्चरल डिवीजन विद रेफरेंस टू अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये आप देख रहे हो डॉर्मेट्रीज, एक बड़े रूम में इतने सारे बेड्स लगे हुए हैं और किसी के पास कोई जगह नहीं है मूव करने के लिए, सिर्फ बेड्स से पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ है। ये अर्बनाइजेशन इस तरीके से जो है शुरू हो रही थी, राइट? पीपल वर माइग्रेटिंग टू सिटीज। नाउ सोशलिज्म इन रशिया, कि किस तरीके से रशिया में सोशलिज्म लाने की पहले सोच हुई थी ना, रॉबर्ट ओवेन्स हमने डिस्कस किया था, देन लुइस ब्लैंक एंड ऑल। तो एक उसी की एक्सटेंशन यहाँ पर भी है, ये टॉपिक भी उसी से एक्सटेंडेड है कि किस तरीके से सोशलिज्म रशिया में एस्टैब्लिश किया जाए, राइट? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914, क्योंकि जार रूल कर रहा था। एंड क्यों जार चाहेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करे और किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी रचे जार के अगेंस्ट? इसलिए जार अलाउ नहीं करते थे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज का होना रशिया में। इसलिए जो भी पार्टीज बनती थी उन्हें अनऑफिशियली अपने काम जो है छुपे तरीके से करने पड़ते थे, इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल ही कहा जाता था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इज इट क्लियर? ये है वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, उन वर्कर्स की पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स का आइडिया। मार्क्स क्या कहते थे, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, कैपिटलिज्म को खत्म करने की फिलॉसफी को वो बढ़ावा देते थे कि जो रिसोर्सेज है वो लोगों के गुड के लिए, उनकी अच्छाई के लिए कॉमन तरीके से इस्तेमाल होने चाहिए। तो मार्क्स के आइडिया को फॉलो करती थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। हाउएवर
Because of the government policing, it had to operate as an illegal organization. It set up newspaper, mobilized workers and organized strike. लेकिन क्योंकि अलाउड नहीं है रशिया में उस वक्त पॉलिटिकल ग्रुप्स का बनाना या एसोसिएशन फॉर्म करना भी अलाउड नहीं था, तो इन्हें जो है इलीगल तरीके से काम करना पड़ता था, अंडरग्राउंड तरीके से ये लोग काम करते थे। इन्होंने अपने न्यूज़पेपर चलाए, धरना प्रदर्शन स्ट्राइक्स वगैरह ये लोग करते रहते थे ताकि लोगों में जो है जागरूकता पैदा की जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रशिया को एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए जोड़ा जा सके। Some Russian socialists felt that Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialist. पिछले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था ना कि इन्हें नेचुरल पीजेंट्स जिस तरीके से काम कर रहे थे, लाइक जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है ना, कि सारे पीजेंट्स के रिसोर्सेज को इकट्ठा किया और फिर सबके फार्म्स पे इकट्ठे काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट्स आएगा वो सबको बांट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ सोशलिस्ट्स को ये लगता था कि पीजेंट्स तो ऑलरेडी सोशल बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो तो नेचुरल सोशलिस्ट है, तो कहीं ना कहीं हमें शायद पीजेंट्स की मदद से रशियन सोसाइटी को हम बदल सकते हैं। क्लियर? सोशलिस्ट क्या चाह रहे हैं? रशियन सोशलिस्ट क्या चाहते थे? रशियन सोशलिस्ट ये चाहते थे कि हम रशियन सोसाइटी को सोशल बेसिस पे डेवलप करें, जहां पे रिसोर्सेज सब लोग यूटिलाइज कर रहे हैं और प्रॉफिट को सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन जब जो फार्मर्स हैं उनके कामकाज करने का तरीका देखा ना, तो इन रशियन सोशलिस्ट को लगा कि फार्मर्स को हम क्या सोशलाइज करेंगे, वो तो ऑलरेडी सोशलाइज करते हैं, अपने रिसोर्सेज को कंबाइंड तरीके से यूज करते हैं, प्रॉफिट्स को आपस में बांटते हैं। तो शायद हमें जो सोशलिस्ट सोसाइटी बिल्ड करनी है वो हम रशियन पीजेंट्स की मदद से कर सकते हैं। ये कुछ सोशलिस्ट जो रशियन सोशलिस्ट लीडर्स थे, ये उनकी सोच है, राइट? सो पीजेंट्स नॉट द वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स of the revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries. इनको लगता था कि अगर पीजेंट्स की मदद से हम रशिया को सोशलिस्ट बनाना चाहेंगे तो हम और कंट्री के कंपैरिजन जल्दी सोशलिस्ट बन पाएंगे। Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed Social Revolutionary Party in 1900. Social Revolutionary Party. इज इट क्लियर? अब रेवोल्यूशनरी मीन्स जो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो एक नई पार्टी का गठन होता है 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। अब ये जो सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, ये किसकी बनी है? ये बनी है पीजेंट्स की पार्टी। इज इट क्लियर? पीजेंट्स ने अपनी एक पार्टी बनाई, सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इनकी डिमांड क्या थी कि जो भी लैंड जिस पे पीजेंट काम कर रहा है उसकी ओनरशिप भी उस पीजेंट के ही नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारा साल तो उस पे काम वो फार्मर कर रहा है ना, और मालिक उसका कोई और बना बैठा है। इज इट क्लियर? देन सोशल डेमोक्रेट्स डिसअग्रीड with socialist revolutionaries about peasants. अब कुछ एक लोग हैं जो मतलब अगेंस्ट नहीं है, अपोजिट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी एक अलग सोच है, सोशल डेमोक्रेट्स, राइट? जो मतलब एक अलग पॉलिटिकल ग्रुप है जो रशिया को सोशलाइज करना चाहता है। उनकी ये सोच है कि पीजेंट्स के थ्रू कैसे रशिया को सोशलाइज हम कर सकते हैं, क्योंकि पीजेंट्स तो अपने आप ही अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए हैं। कुछ पीजेंट्स हैं वो अमीर पीजेंट्स हैं, कुछ पीजेंट्स हैं जो लैंड ओनर्स है, बड़े बड़े लैंड उनके नाम पर है, और कुछ पीजेंट्स हैं जो गरीब है। तो जब वो ऑलरेडी सोसाइटी बटी हुई है पीजेंट्स की, तो पीजेंट्स के थ्रू हम रशिया को सोशलाइज नहीं कर सकते। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का ये मानना था। इज इट क्लियर? एक कुछ ग्रुप थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के जो मानते थे कि पीजेंट्स के थ्रू सोसाइटी रिफॉर्म हो सकती है, और कुछ को लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? देन लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप. Some were poor and others rich. Some worked as labor while others were capitalists who employed workers.
given this differentiation within them they could not be part of the socialist movement कि peasants के थ्रू हम रिफॉर्म नहीं ला सकते, क्योंकि लेनिन को कहीं ना कहीं ये लगता था कि peasants तो आपस में बटे हुए हैं, कुछ अमीर किसान है, कुछ गरीब किसान है, कुछ कैपिटलिस्ट तरीके से काम करते हैं। अब जो दूसरों को एम्प्लॉय करके अपने खेतों में काम करवा रहे हैं वो कैपिटलिज्म ही हो गया ना। तो जब ये लोग आपस में ही बटे हुए हैं तो ये कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट सोसाइटी बिल्ड करने में मदद नहीं कर सकते। क्लियर? द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है? दो अलग अलग ओपिनियन यहाँ पे हैं, व्लादिमीर लेनिन एंड जो बोल्शेविक ग्रुप से है, और एक और है, वेयर इज द नेक्स्ट वन, thought that repressive czarist in Russia should be disciplined and should not be controlled by the number, while others दूसरे लोग जो मेंशेविक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आपकी जो सोशल रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी ना स्टार्टिंग में, जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड है, राइट? एक कैटेगरी है इसमें मेंशेविक्स की और एक कैटेगरी है इसमें बोल्शेविक्स की। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? आप सिर्फ जो आइडियोलॉजी है, किस तरीके से काम करना है, कान पकड़ना है उसको चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, राइट? लेकिन कान ही पकड़ना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कान ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ना है। तो सिंपल सी बात है, इस वजह से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने की वजह से आपकी जो सोशल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पार्टी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपनी सोच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। तो जो बोल्शेविक्स कहते हैं उनकी कुछ सोच है कि पार्टी को जब ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी का कोई रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, कोई कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि पार्टी में कौन कौन मेंबर्स आ सकते हैं, किस तरीके के लोग उस पार्टी के मेंबर्स बन सकते हैं। ये बोल्शेविक्स की सोच है जिसको कि व्लादिमीर लेनिन रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कहते हैं कि पार्टी जो है वो लिमिटेड ओपनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि जिसका मन कर रहा है वो उठ के पार्टी मेंबर बन रहा है। पार्टी में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए। जो लोग आपकी पार्टी के मेंबर है उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए और लिमिटेड नंबर मेंबरशिप होनी चाहिए आपकी पार्टी के लिए। ऑन द अदर हैंड जो मेंशेविक्स है वो ये कहते हैं कि पार्टी में हर तरह के लोगों का आना जो है वो ओपन होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने डिबेट पढ़ा, सोशलिज्म लाने में पीजेंट्स मदद कर सकते हैं। व्लादिमीर लेनिन को लगता है कि पीजेंट्स ऑलरेडी बटे हुए हैं, वो नहीं किसी तरीके से सोशलिज्म रशिया में ला सकते। और बाद में हमने, या लास्ट पैराग्राफ है इसमें हमने पढ़ा कि जो पार्टीज हम अलग अलग बनाते हैं, जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है या वर्कर्स पार्टी है या पीजेंट पार्टी है, तो पार्टीज की ऑर्गेनाइजेशन जो की जानी चाहिए उसके कुछ तौर तरीके होने जरूरी है। वो व्लादिमीर लेनिन की सोच है, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स कहते हैं कि पार्टी की एंट्री ओपन होनी चाहिए, कोई भी आपकी पार्टी में आ सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट का क्या मतलब होता है? आपने कभी जब हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं तब सुना है ना, पायलट बोलता है टर्बुलेंस होगी, अपनी सीट बेल्ट्स बांध दो, बैठ जाओ आराम से, राइट? टर्बुलेंस मीन्स उतार चढ़ाव, हिलना डुलना, प्लेन ऐसे हिलता है। तो टर्बुलेंट टाइम रशिया में जो है 1905 का हम डिस्कस करेंगे। टर्बुलेंट टाइम मतलब जिसमें रशिया में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले, राइट? 1905 में रेवोल्यूशन, रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, कि रशिया में 1905 के टाइम पे जब रेवोल्यूशन हुआ उस वक्त पे यहाँ पे ऑटोक्रेसी चल रही थी। अब ऑटोक्रेसी क्या होता है? देखो, मोनार्की और ऑटोक्रेसी को हम काफी हद तक इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन ऑटोक्रेसी और मोनार्की सेम नहीं है। मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, और उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किस तरीके से चलाया जा रहा है वो है ऑटोक्रेसी या फिर लिबरल गवर्नमेंट। मतलब या तो अच्छी गवर्नमेंट है तो वो लिबरल गवर्नमेंट होगी, और अगर किसी की ना सुनने वाली गवर्नमेंट है तो वो ऑटोक्रेटिक होगी। क्लियर? तो मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन मोनार्क किस तरीके से रूल कर रहा है दैट इज आइदर ऑटोक्रेटिक और नॉन ऑटोक्रेटिक। तो लेकिन जब 1905 में रशिया का टर्बुलेंट पीरियड था,
उस वक्त पे रशिया में मोनार्की तो थी ही, लेकिन वो मोनार्क जो था ही वॉज ऑटोक्रेटिक इन हिज नेचर, राइट? Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, Tsar was not subject to parliament. के दूसरी कंट्रीज में आप देखोगे 20th सेंचुरी तक तो काफी हद तक बहुत सी जगहों पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन जार निकोलस है वो अभी तक सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट नहीं था। दैट मीन्स पार्लियामेंट उसके पावर्स को चेक नहीं कर रही थी। क्लियर? ही वाज, दैट इज व्हाई ही वाज ऑटोक्रेटिक इन हिज अप्रोच। Liberals in Russia campaigned to end this state of affairs together with social democrats and social revolutionary. That means आपकी वर्कर्स पार्टी, पीजेंट्स वाली, और जो कंट्री में नेशनलिज्म एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ड्यूरिंग रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो जितनी भी पार्टीज वहां पे एग्जिस्ट कर रही है रशिया में 1905 के टाइम पर, वो लोग ये चाह रहे हैं कि जार के जो पावर्स है उन पे अब चेक होना बहुत जरूरी है, राइट? 1905 की बात हो रही है, मतलब 19th सेंचुरी गोइंग टुवर्ड्स 20th सेंचुरी भी शुरू हो चुका है। इस टाइम तक भी जार पे कोई पार्लियामेंट की रोक टोक नहीं थी, लेकिन जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो लीगल थी चाहे वो इलीगल थी, चाहे उन्हें ऑपरेट करने दिया जा रहा था या वो अंडरग्राउंड ऑपरेट कर रहे थे, उन सबका यह कहना था कि अब जार के पावर्स को रोकना जो है जरूरी है, क्योंकि जार was autocratic in his approach. Clear? They were supported by the empire of nationalists in Poland, for instance, and Muslim-dominated areas by Zaidists who wanted modernized Islam to lead their society. अब इस काम में, जार के पावर्स को चेक करने के काम में, इन पार्टीज को नेशनलिस्ट्स और ज़ैदिस्ट का भी सपोर्ट था, क्योंकि हमने जब इनका रिलीजियस कॉम्पोजिशन पढ़ा था तब हमें पता चला ना कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम थिंकर्स जो थे, वो मुस्लिम लोग जो थे, वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि इस्लाम को भी हमें थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना है। और नेशनलिस्ट कौन थे? जो क्लियर कट एक नेशन बिल्ड करना चाह रहे थे, जिसमें लिबरल्स भी थे, रेडिकल्स भी थे, क्लियर, और बाद में कंजर्वेटिव्स भी जुड़ गए थे। ये कॉम्पोजिशन उनका था जो क्लियर कट एक नेशन स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते थे, जिसकी पॉलिटिकल बाउंड्री हो, जहां पे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां पे प्रॉपर पार्लियामेंट हो, जो डेमोक्रेटिक बेसिस पे बना हुआ हो। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको सपोर्ट मिला नेशनलिस्ट और ज़ैदिस्ट का। इन लोगों ने भी कहा कि जार के पावर्स को चेक करना जरूरी है। इज इट क्लियर? फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट, द ईयर, अब 1905 से पहले हम जा रहे हैं, 1904 was particularly bad one for Russia। तो ये आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, why 1904 was particularly bad for Russia? क्यों बुरा था ये साल रशिया के लिए, राइट? क्यों बुरा था? Prices of essential goods rose so quickly that the real wages declined by 20%। कि असेंशियल गुड्स, जो डेली यूटिलिटी की चीजें हैं, उसके प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि ऐसा लग रहा था जैसे वेजेस जो है वो 20% कम हो गई हो, क्योंकि आपकी जितनी वेजेस है उसमें आप कुछ भी मार्केट से खरीद ही नहीं पा रहे, इतने ज्यादा प्राइसेस कमोडिटीज के जो है बढ़ गए, और वो भी असेंशियल कमोडिटीज, जैसे रोजमर्रा के जो हम चीजें खाते हैं, जो लोग खाते थे रशिया में, राइट? एंड द मेंबरशिप ऑफ द वर्किंग एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। ऐसे में सोसाइटी में क्या हो रहा है कि जो एसोसिएशंस बनाई हुई हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स एसोसिएशन है, उनकी मेंबरशिप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। क्लियर? which had been formed in 1904, no, Assembly of Russia, did I miss anything? Okay, yes, association rose dramatically, fine, when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at Putilov Iron Work, there was a call for industrial action। अब क्या होता है, एक इंसिडेंट अकर करता है कि ये जो वर्कर्स एसोसिएशन है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स एसोसिएशन है, इन एसोसिएशन के 4 मेंबर्स को जो है आयरन पुटिलोव, एक इंडस्ट्री है, वहां से इनको डिसमिस कर दिया गया है। और अब सारे जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उन्हें ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें फिर से एकजुट होना पड़ेगा। क्लियर?
Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding reduction in the working day to 8 hours, an increase in the wages and improvement in the working condition. तो अब आयरन पुटिलोव के जो 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया है, उनके सपोर्ट में सारा ही इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स अराउंड 110,000 पीपल्स इन सेंट पीटर्सबर्ग, राइट, सेंट पीटर्सबर्ग में 110,000 वर्कर्स जो हैं वो लोग स्ट्राइक पे आ जाते हैं और डिमांड करते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स को जो है कम कर दिया जाए, हमें प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाए काम करने के लिए। एक बेसिक फैसिलिटी की तो जरूरत होती है ना, आप जहाँ काम करते हो, सैनिटेशन की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए वहाँ पीने के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये बेसिक फैसिलिटीज में आता है। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए खड़े होने के लिए, काम करने के लिए। तो इन्होंने ये 3 डिमांड्स रखी कि हमारी वर्किंग कंडीशन बेटर कर दी जाए, हमारे वर्किंग आवर कम कर दिए जाए और हमें डिसेंट वेजेस दी जाए। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? 1904 में क्या हो रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ 1905 जार के पावर्स को चेक करने की बात की जा रही है, जिसमें कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स है उन्होंने कहा कि हमें जार के को सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। इनके सपोर्ट में नेशनलिस्ट भी आ रहे हैं और इस्लाम को मॉडर्नाइज करने वाले ज़ैदिस्ट लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया। उसके बाद आप देखोगे 1904 जो है पर्टिकुलरली बुरा साल रहा रशिया के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इतना ज़्यादा बढ़ गए कि जो वेज अर्नर्स थे उनको ऐसा लग रहा था जैसे हमारी वेजेस 20% से कम कर दी गई हो, और जब भी मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं तो वो कुछ खरीद ही नहीं पा रहे, क्योंकि बेसिक कमोडिटीज की, डेली एसेंशियल्स के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की एसोसिएशन की जो मेंबरशिप है वो बढ़ती जा रही थी, और आयरन पुटिलोव एक इंडस्ट्री है जहां पे 4 इंपॉर्टेंट एसोसिएशन वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया, और उनके सपोर्ट में अराउंड 110,000 पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रीज ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, वो लोग सब सड़कों पर उतर आए। अपनी 3 डिमांड्स उन्होंने रखी अपने एम्प्लॉयर्स के सामने। क्लियर? व्हेन द प्रोसेशन क्या होता है? बहुत सारे लोगों का काफिला। क्लियर? जब क्राउड जो है कहीं इकट्ठे जा रहा होता है तो उसे प्रोसेशन कहा जाता है। द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गेपोन। यहाँ पे कौन लीड कर रहे हैं? प्रोसेशन मीन्स कारवां, राइट? जो ये लोग स्ट्राइक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनके लीडर थे फादर गेपोन। क्लियर? reached the winter palace, it was attacked by police and Cossack। अब इनका जो कारवा है, जो वर्कर्स है, वो अपने लीडर के साथ, फादर गेपोन के साथ विंटर पैलेस क्या है? जार निकोलस का महल, उसके आगे जाके वो लोग धरना या प्रदर्शन करने का सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पर विंटर पैलेस के आगे पहुंचते हैं, उनके ऊपर पुलिस और कोजैक जो है वो अटैक करते हैं। पुलिस आपको क्लियर है क्या होता है? कोजैक का मतलब है, कोजैक होते हैं जो हॉर्समैन होते हैं, जो घोड़े पर घुड़सवार होते हैं। क्लियर? उन लोगों ने इस पोजेशन पे इन लोगों के जो भीड़ थी, जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। द इंसिडेंट, ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 3,000 वर वुंडेड। इस अटैक की वजह से, पुलिस और हॉर्समैन के अटैक की वजह से करीब 100 वर्कर्स जो है मारे गए और 300 वर्कर्स जो है वो घायल हो गए। द इंसिडेंट वॉज नोन एज ब्लडी संडे। क्योंकि ये इंसिडेंट संडे को अकर किया, इसलिए इसे कहा जाता है ब्लडी संडे। इज इट क्लियर? समझ में आई? तो डायरेक्टली 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है, व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे और व्हाट हैपेंड ऑन संडे। नो, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, what was the incident of bloody Sunday, right? Okay, then the incident was known as bloody Sunday. It started a series of events that became known as 1905 revolution. अब ये जो bloody Sunday का इंसिडेंट हुआ ना, इसके बाद सिचुएशन यहीं नहीं रुकी। इसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब अलग अलग जगहों पे इवेंट्स जो हैं देखने को मिल रहे, रेवोल्यूशनरी इवेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे थे।
जिसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या हुआ, इन इवेंट्स का इफेक्ट क्या हुआ? Strikes took place all over the country and university closed down when students' bodies staged walkouts complaining about the lack of civil liberties. के जो ब्लडी संडे का रेपरकशन था, उसका जो इफेक्ट था, अलग अलग जगहों पे भी स्ट्राइक्स जो है देखने को मिली, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी स्टूडेंट्स ने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने भी डिमांड किया कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में बेसिक सिविल लिबर्टीज भी नहीं है, हमें बेसिक आज़ादी भी नहीं है, और उसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। सो लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जितने भी दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स थे established unions of unions and demanded a constituent assembly. तो अभी क्या हो रहा है कि अब तक तो जो मतलब यूनियंस बना रहे थे वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, लेकिन अब लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स, इन सब ने भी अपनी एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि हमें भी प्रॉपर पार्लियामेंट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए। इज इट क्लियर? तो अब क्या हो रहा है, पहले पॉलिटिकल ग्रुप से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड आ रही है, जार पे प्रेशर हो रहा था, लेकिन अब जो ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट हुआ है उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के लोग जो हैं वो जुड़ गए हैं इस डिमांड पे, तो कहीं ना कहीं जार के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा था। During 1905 revolution, Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament जिसको कि डूमा कहा जाता था। 1905 के रेवोल्यूशन के बाद सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जार ने ये कहा कि चलो एक इलेक्टेड बॉडी जो है आप बना दीजिए, पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव बॉडी। कंसल्टेटिव मतलब जिससे कि मैं विचार विमर्श करूंगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और उसको कहा जाएगा डूमा। 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट वाज डूमा? इट वाज parliamentary consultative body, elected body. Is it clear? For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. Clear? अब यहाँ पे डूमा बनाने की परमिशन तो दे दी, और जो ये 1905 रेवोल्यूशन का टाइम था ना, इस वक्त न जाने कितनी ट्रेड यूनियंस और यूनियंस बनी, और ये लोग बड़े फ्रीली ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अब जार जो है इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्क्रब करना चाहता था, रोकना चाहता था, इसलिए ऐसी सारी यूनियंस को जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। देन वेयर डिड आई लेफ्ट? Severe restrictions were placed on the political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and re-elected the second Duma within 3 months. पहला डूमा बना दिया गया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए जितनी भी यूनियंस थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। जार ने पहला डूमा बनने के 75 डेज के अंदर ही उस डूमा को खत्म कर दिया गया, उसको डिमोलिश कर दिया गया। नॉट डिमोलिश, डिमोलिश वुड नॉट बी एग्जैक्ट वर्ड, क्या यूज किया गया? डिसमिस कर दिया गया। इज इट क्लियर? उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया, और 3 महीने के बाद जार ने दूसरी डूमा जो है फ्रेम की। लेकिन पहली डूमा और दूसरी डूमा में फर्क क्या था? He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with constructive politician, not constructive, conservative politician. Liberals and revolutionaries were kept out of it. Right? सेकेंड डूमा बनाई, उसको भी बहुत जल्दी डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद थर्ड डूमा बनाई गई। थर्ड डूमा को बनाने के टाइम पर जार ने जो है लॉस को ही चेंज कर दिया, और डूमा में ज्यादातर जो लोग थे वो कंजर्वेटिव्स थे। लिबरल्स और रेडिकल्स को उससे बाहर रखा गया। कंजर्वेटिव्स को इसलिए डूमा में डाला गया क्योंकि कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव भी चेंजेस के अगेंस्ट थे, और मोनार्क भी नहीं चाहता था कि चेंजेस अकर करे। इसलिए मोनार्क नहीं चाहता था कि मेरे काम करने के तरीके पे कोई क्वेश्चन उठाया जाए,
तो पॉलिटिकल बॉडी एक आप पार्लियामेंट्री बॉडी आप बनाओ, कंसल्टेटिव बॉडी आप जरूर बनाओ, लेकिन उसको भर दिया कंजर्वेटिव से, ताकि अभी भी मुनाक पे किसी तरह का रियल चेक ना हो सके। इज इट क्लियर? टर्बुलेंट टाइम समझ में आ गया? देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। अभी हम वापस 1905 का जो हमने इंसिडेंट पढ़ा है, जहां पे ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट अकर किया है, और फर्स्ट डिमांड आई थी कि जार की जो पावर्स हैं उनको चेक किया जाना चाहिए, ठीक है। वहां की सिचुएशन को समझने के बाद अब हम जा रहे हैं 1914 पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा है? सेंट्रल पावर और अलाइड पावर, बीच में है यहाँ पे जर्मनी, इधर से फ्रांस ब्रिटेन और फ्रांस के साथ लड़ाई हो रही है, और इधर से रशिया के साथ लड़ाई हो रही है। इज इट क्लियर? तो आपके जो सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर, एक तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, और दूसरी तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इज इट क्लियर? तो ये सेंट्रल और अलाइड पावर्स, इनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो गई। ये सिर्फ इन्हीं के बीच में नहीं थी, मेनली ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ही ये वॉर फैल रही थी। इज इट क्लियर? So in 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, not Hungary, sorry, Germany, Austria and Turkey, जिन्हें सेंट्रल पावर कहा जाता है, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ये लोग एक तरफ थे। फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के लेफ्ट में था, और रशिया जो है जर्मनी के राइट में है। तो जर्मनी जो है वो दो फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहा है, एक वेस्टर्न फ्रंट पे और एक ईस्टर्न फ्रंट पे। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, तो रशिया पड़ता है जर्मनी के ईस्ट में, और ब्रिटेन और फ्रांस पड़ता है जर्मनी के वेस्ट में। तो दो फ्रंट पे जर्मनी लड़ रहा है, वेस्टर्न फ्रंट एंड ईस्टर्न फ्रंट। इज इट क्लियर? ये फ्रंट समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी रेफरेंस में अभी आपको आगे कुछ समझना है, राइट? एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया ने भी ज्वाइन किया इनको। Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in the Europe. This was the First World War. Is it clear? कि ये यूरोप में तो लड़ी जा रही थी, लेकिन यूरोप से बाहर भी ये लड़ी जा रही थी एक तरह से। In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. कि रशिया में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले काफी पॉपुलर रही, और कहीं ना कहीं जार के साथ लोगों का साथ भी था। जो रशिया की पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं जार के साथ भी थी। क्लियर? एज द वॉर कंटिन्यूड, दो जार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डूमा, सपोर्ट वॉर थिन। कि क्या हुआ? जब वॉर शुरू हुई, वॉर पॉपुलर थी लोगों के बीच में, जार को रशिया के लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन जार तो जार था, जो वो कंसल्टेटिव डूमा ही नहीं बनने देना चाह रहा था। तो जार ने वॉर के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन इंपॉर्टेंट पार्टी से डिस्कस किए बिना लिया। जो उसकी कंट्री की कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उनसे कुछ भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया, जार ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। आप देखोगे कि 1905 में जब एक डूमा बनी, फिर उसको डिसमिस किया, दूसरी बनी उसको डिसमिस किया, तीसरी को कंजर्वेटिव से भर दिया, उसको भी डिसमिस किया, 4, 5, 6 डूमास बनी, और ये 6th डूमा जो थी वो 1914 तक चलती रही। इज इट क्लियर? तो डूमा में कहीं ना कहीं थे तो जार के ही लोग ना, कंसल्ट सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स को नहीं करना था, कम से कम डूमा को तो कंसल्ट कर सकता था, लेकिन जार ने किसी को भी कंसल्ट नहीं किया। इसलिए जो सपोर्ट रशियन पॉपुलेशन का जार के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग में था, वो धीरे धीरे खत्म हो चुका था। इज इट क्लियर? Anti-German sentiments ran high, as can be seen in renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd.
अभी क्या हो रहा है, क्योंकि रशिया की लड़ाई जर्मनी के साथ हो रही है ना, तो पॉपुलेशन, जो रशिया की जो पॉपुलेशन है, उनके एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, मतलब जर्मनी के अगेंस्ट वो बुरी तरह से हो रहे हैं। इतनी बुरी तरह से हो रहे हैं कि जो रशियन एम्पायर का उस वक्त कैपिटल था सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि पीटर्सबर्ग जो है वो एक जर्मन ओरिजिन का नेम है, तो इस नाम को भी जो है चेंज कर दिया गया। जो कि जार निकोलस के फादर ने ये नाम रखा था, और कैपिटल सिटी थी सेंट पीटर्सबर्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके उसका रशियन नेम पेट्रोगार्ड जो है उसका नाम बदल दिया गया। इतनी नफरत मतलब जर्मन्स के अगेंस्ट रशियंस में होने लगी थी कि जर्मन नाम को ही उन्होंने खत्म करके पेट्रोगेड कर दिया। क्लियर? देन a German name as Petrograd, the Tsarina Alexander's German origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made autocracy unpopular. अब क्या हुआ है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा ना यहाँ पे पैराग्राफ के पहले में, कि रशिया के लोग जो थे वो जार के साथ थे, क्योंकि जार ने कंसल्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं रशियन लोगों का सपोर्ट जो है वो छूट गया जार से, और 2-3 और रीजन बनते चले गए कि जो जार की वाइफ थी जरीना, एलेक्जेंड्रिया जरीना, वो भी जर्मन ओरिजिन की ही थी। तो और एक उनका जो मंक्स होते हैं ना, मंक जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, बिल्कुल ब्लैक बॉल्ड होते हैं, और जो मतलब संसार को छोड़ के सन्यासी से बन जाते हैं, उसी तरीके का एक जर्मन मंक था जो कि जार के पैलेस में ही उनके साथ रहता था। तो एलेक्जेंड्रिया जो जार की वाइफ, और इस मंक की वजह से ये जो रेस्पुटिन मंक था, इसका नाम था रेस्पुटिन, ये जो एडवाइस देता था ना जार को, वो बड़ी पुअर एडवाइस होती थी, और जार उसकी एडवाइस में बहुत बिलीव करता था। उसके क्या कारण थे? एलेक्जेंड्रिया रेस्पुटिन का जर्मनी से होना, और पुअर एडवाइस, वो बाकी किसी की तो सुनता नहीं था, रेस्पुटिन की सुनता था, और रेस्पुटिन को कोई बड़ी क्वालिटी एडवाइस देनी नहीं आती थी। तो उसने कहीं ना कहीं जो ऑटोक्रेसी थी, मतलब जार को जो है अनपॉपुलर बना दिया था रशियन पॉपुलेशन के बीच में। इसलिए रशियन पॉपुलेशन जो जार के साथ वॉर की स्टार्टिंग में थी, अब जार अकेला खड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या हो रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। मैंने आपको बताया ना, जर्मनी बीच में है, इधर यूके है, यहाँ पे फ्रांस है, और इस तरफ रशिया है। तो ये आपका ईस्टर्न फ्रंट है, ये आपका वेस्टर्न फ्रंट है। वॉर डिफरेंट थी ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में। जो वेस्टर्न फ्रंट है, मतलब जो जर्मनी, यूके और ब्रिटेन के बीच में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर हो रही है जर्मनी के साथ, वहां पे जो वॉर लड़ी जा रही है वो थी ट्रेंचेस की वॉर। ट्रेंचेस क्या होती हैं? आपने देखा ना, बंकर्स बना देते हैं अंडरग्राउंड। उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा आर्मी मरती नहीं है, क्योंकि वो छुप के वॉर कर रही हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो ईस्टर्न फ्रंट था, दैट मीन्स जर्मनी और रशिया की जो वॉर हो रही थी, वो आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। जर्मनी तो ट्रेंचेस में था, लेकिन रशिया जो है, उसके सोल्जर्स जो है वो सामने आके लड़ रहे थे, जिस वजह से रशियन सोल्जर्स की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई। रशियन सोल्जर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में मारे गए, और बुरी तरह से वो हार भी गए। जब रशियन सोल्जर्स रिट्रीट कर रहे थे, वापस आ रहे थे, तो उन्हें एक टाइम पे ये लग रहा था कि जर्मन्स जो हैं रशिया की एरिया को कैप्चर कर लेंगे, इसलिए वापस आते हुए उन्होंने फसलें भी जला दी, बिल्डिंग्स तोड़ दी, फसलें जला दी, अपना ही नुकसान किया। वो इन्होंने इसलिए किया ताकि कि भाई अगर हम हार जाते हैं वॉर, तो कम से कम जर्मनी यहाँ पे आसानी से सेटल ना हो पाए, उनको यहाँ पर कुछ भी ना मिले खाने पीने के लिए, और जमीनें और रहने के लिए बिल्डिंग्स वगैरह ना मिले। तो रशिया को जो है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी डिफीट जो है जर्मनी के हाथों देखनी पड़ी।
इज इट क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वेस्टर्न फ्रंट की वॉर थी दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रंट। अब आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट? इसको रीड करते हैं हम। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम द ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। आमने सामने की लड़ाई थी रशिया और जर्मनी के बीच में। Defeats were shocking and demoralizing. Russian armies lost badly in Germany and Austria. Between 1914 and 1916, there were over 7 million casualties by 1917. They retreated. As they retreated, मतलब जब Russians वापस आ रहे थे, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent enemy from being able to live off the land. कि अगर हम हार गए और हमारी कंट्री पे अगर कब्जा कर लेते हैं जर्मनी वाले, तो कम से कम इतना हो कि भी इन्हें बिल्डिंग्स भी दोबारा बनानी पड़े और खाने के लिए भी इन्हें अनाज जो है वो ना मिल पाए। The destruction of the crops and building led to over 3 million refugees in Russia. और अपना ही नुकसान करके, क्योंकि जार तो होपलेस मोनार्क है, तो आर्मी ने 3 मिलियन का अपना ही नुकसान करके 3 मिलियन रेफ्यूजीज क्रिएट कर दिया। अब कैप्चर तो नहीं किया जर्मनी ने रशिया को, लेकिन जो फसलें बर्बाद हो गई, बिल्डिंग बर्बाद हो गई, उसका खामियाजा रशिया की ही जनता को भुगतना पड़ा। The situation discredited the government and Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. अब इस सिचुएशन से क्या हुआ है कि जार के ऊपर जो थोड़ा बहुत विश्वास था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही खत्म हो गया, और जो रशियन सोल्जर्स थे वो आने वाले बहुत से समय तक वॉर का हिस्सा बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ। The war also had severe impact on industries. Clear? अब रशिया, पता ही है हमें, इंडस्ट्रीज यहाँ पे चल रही है, तो वॉर का इंडस्ट्रीज पे भी बहुत गहरा असर हुआ। किस तरीके से? Russians' own industries were few in number and the country was cut off from the other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. Clear? Baltic Sea का क्या केस है कि जैसे ये सपोज बाल्टिक सी है, इधर जर्मनी है और इधर रशिया है, तो रशिया के लिए जितनी भी चीजें जो डेली रूटीन की या और कोई खाद्य पदार्थ भी जो आते थे वो बाल्टिक सी से होते हुए रशिया आते थे, तो जर्मनी ने बाल्टिक सी को ब्लॉक कर दिया। इज इट क्लियर? जिसकी वजह से रशिया की इंडस्ट्री को एक मेजर सेटबैक जो है वो झेलना पड़ा, और ना सिर्फ इंडस्ट्रीज, जो डेली रूटीन की चीजें भी वहां से एक्सपोर्ट होकर आती थी वो भी खत्म हो गई। इतने क्राइसिस हो गए कि आप देखोगे नॉर्मल, एक बड़ी नॉर्मल सी कमोडिटी जो कि ब्रेड आमतौर पे खाई जाती है, उसका मिलना भी मुश्किल हो गया। इज इट क्लियर? सो industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916, railway lines began to break down. Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and small workshops producing essentials were shut down. अब क्या हुआ है कि इंडस्ट्रीज को सेटबैक हो रहा है, जो रेलवेज एस्टैब्लिश हो रही थी रशिया में जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, अब वो रेलवेज भी इनकी जो है ठप पड़ गई, और कहीं ना कहीं जो एबल बॉडी होते हैं, जो लोग मतलब पूरी तरीके से नॉर्मल है, हाथ पांव लिम्स वगैरह जिनके सही से काम करते हैं, उन लोगों को, जो नॉर्मल लोग थे उन लोगों को तो वॉर के लिए बुलाया जा रहा है, उनको तो सोल्जर्स के तौर पे भेजा जा रहा है, और जो पीछे रह गए हैं लोग वो किसी ना किसी तरीके से हैंडीकैप थे, और कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा के काम कर रहे हैं शॉपकीपर्स के तौर पे, वहां पर कोई भी नहीं है रख रखाव करने वाला, ना शॉप्स चलाने वाले बचे, ना इंडस्ट्रीज में जो और खाने की चीजें प्रोड्यूस हो रही है उनके लिए लेबर नहीं बची, तो इस वजह से जो है मेजर शॉर्टेज जो है रशिया को फेस करनी पड़ी।
रशिया दो फ्रंट्स पे लड़ रहा था। जर्मनी तो वॉर की रेफरेंस में दो फ्रंट्स पे लड़ रहा था, लेकिन जर्मनी जो रशिया है वो दो फ्रंट्स पे इस तरह से लड़ रहा था कि एक तो उन्हें वॉर पे लड़ना पड़ रहा था और एक उन्हें अपने इकोनॉमी से भी लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज की वजह से उनका जो नॉर्मल बिजनेस था वो भी ठप पड़ गया था। इज इट क्लियर? देन large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. By the winter of 1916, riots in the bread shops were common. तो जो भी थोड़ा बहुत अनाज था वो आर्मी के लिए भेजा जा रहा था, सोल्जर्स के लिए भेजा जा रहा था, और जो सिटी के लोग थे वो इस तरीके से भूखे मर रहे थे कि उन्हें एक ब्रेड भी अवेलेबल नहीं हो रही थी, और ब्रेड तक पाने के लिए शॉप्स पे कॉमनली हर दिन लोगों की बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो है हो जाती थी। जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा ना, लंबी लंबी लाइनों में कतारों में औरतें सारा सारा दिन खड़ी है सिर्फ एक ब्रेड लेने के लिए। अल्टीमेटली उन्होंने शॉप्स ही तोड़नी शुरू कर दी। तो यहाँ पर भी वही क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? ये पैराग्राफ बताएगा आपको इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन रशियन इकोनॉमी and hardship of the people. This paragraph talks about वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई, क्या डिफरेंस उनके बीच में थे। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि किस तरीके से रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो वॉर पे निकला करते थे और वॉर्स को ग्लोरीफाई भी किया जाता था पहले। और ये है आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट की जो डिवीजन है वॉर के टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इज इट क्लियर? सो लेट अस सी कि अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड में आपको पता है सेंट पीटर्सबर्ग इसका पहला नाम था। तो यहाँ पे जो रेवोल्यूशन हुआ वो किस कारण से हुआ, क्या सिचुएशन ऐसी बनी कि यहाँ पे रेवोल्यूशन अकर किया। इससे पहले आपने बैकग्राउंड समझी है 1904 के बारे में, 1905 के बारे में जो टर्बुलेंट पीरियड रहा, और उसके बाद हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को भी समझा। क्लियर? किस तरीके से रशियन आर्मी जो है वो बहुत बुरी तरीके से हार गई और काफी डिमोरलाइज थी। तो अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सिचुएशन है वहां से हम अब यहाँ से शुरू करेंगे। सेम उसी तरीके से पैराग्राफ्स अलाइंड है जैसे आपकी बुक में है, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आए, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, राइट। In the winter of 1917, condition in the capital पेट्रोग्रेड, जिसको कि पहले सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता था, वर ग्रिम मतलब काफी खराब थे। यहाँ पे सिचुएशंस जो है काफी खराब थी। क्यों खराब थी? The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. लेआउट ऑफ द सिटी मतलब कि सिटी किस तरीके से बनी हुई है। पेट्रोग्रेड की बात की जा रही है, पेट्रोग्रेड सिटी किस तरीके से बनी हुई है। आपने देखा ना इंडिया में भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो स्लम डिवेलपर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो मेनली उससे थोड़े बेटर होते हैं, और कुछ एरियाज होते हैं जो बहुत पॉश एरियाज होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं पेट्रोग्रेड सिटी का लेआउट भी ऐसा ही था। अगर ये हम मान के चलते हैं कि सिटी है, तो यहाँ सिटी के बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है जिसका नाम है रिवर नीवा, राइट। तो अब आप देखेंगे कि द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू बी एम्फसाइज्ड ऑन डिवीजन ऑफ इट्स पीपल। द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नीवा। अगर ये आपकी रिवर नीवा है तो इसके राइट बैंक पे यहाँ पे वर्कर्स के क्वार्टर्स है, और जबकि इसके लेफ्ट बैंक की साइड पे जो है एरिस्टोक्रेसी रहती है। यहाँ पे आपके जो विंटर पैलेस है उससे रिलेटेड नोबिलिटीज है, या और जो पॉलिटिकल एक्टिव लोग हैं, जो पॉश पॉपुलेशन है, जो सुपीरियर पॉपुलेशन है कंट्री की, वो लेफ्ट बैंक में रहती है, और जो वर्कर्स क्वार्टर है वो राइट बैंक की तरफ है। On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace, official buildings, including the palace where the Duma met. Clear? ये सारा का सारा जो है बहुत ही एरिस्टोक्रेट एरिया है, राइट। देन इन फेब्रुअरी, अब ऐसा क्या हुआ फेब्रुअरी में जो रेवोल्यूशन की सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हुई, राइट। फेब्रुअरी 1917 में
Food shortages were deeply felt in the workers' quarter. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve Duma. दो तीन चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि एक तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी तरीके की फूड शॉर्टेज नहीं फील हो रही, लेकिन ये जो वर्कर्स क्वार्टर है यहाँ पे फूड शॉर्टेज फील हो रही है क्योंकि सप्लाईज जो हैं वो एरिस्टोक्रेट या सुपीरियर्स की तरफ कर दी गई है फूड सप्लाईज। और दूसरी बात जो यहीं पर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा वो ये है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, कंसल्टेटिव डूमा को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि जार ये चाहता है कि डूमा को अब वो डिसमिस कर दे। क्लियर? तो ये अंदरूनी बातें हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं रिवोल्ट अकर होने के कारण बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्लियर? बहुत बुरी तरह से जो है सवियर विंटर कंडीशन है, क्रॉप फेलियर हो चुका है, तो खाने की जो है बहुत एक्यूट शॉर्टेज यहाँ पे वर्कर्स क्वार्टर्स में फील हो रही है। ऑन फेब्रुअरी on 22nd February a lockout took place at a factory on right bank. ऐसा क्या हुआ 22 फरवरी को जिसकी वजह से अल्टीमेटली रेवोल्यूशन हैपेंड, राइट? सो फेब्रुअरी एक लॉकआउट अकर करता है फैक्ट्री में राइट बैंक पे, इस तरफ पे। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्री कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी, के जो एक फैक्ट्री बंद हो गई, कॉल आउट हो गई, खत्म कर दी गई उस फैक्ट्री को, उसके जो वर्कर्स थे अब उनका काम छूट गया, तो उनकी सिंपैथी में बाकी की 50 फैक्ट्री के वर्कर्स भी जो है उन्होंने भी काम बंद कर दिया। क्लियर? स्ट्राइक पे वो लोग चले गए सिंपैथी शो करने के लिए। In many factories, women led the way to strike. This came to be called International Women Day. तो बहुत हद तक विमेंस की पार्टिसिपेशन जो है इस स्ट्राइक में बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही, तो कहीं ना कहीं इसको एज अ मार्क बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है वो इसको जो है माना जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल पे विमेन ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन अपनी दिखाई। क्लियर? Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, Nevsky Prospect. तो यहाँ से इस तरफ से वो लोग यहाँ पर आ गए, जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे। 22 फरवरी की बात हो रही है, एक फैक्ट्री में कॉल आउट कर दिया गया, लॉकआउट लग गया, वहां पर वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। उनकी सिंपैथी में, उन वर्कर्स की सिंपैथी में 50 और फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे वो लोग भी जो है स्ट्राइक पे उतर गए। अब स्ट्राइक जो है वो लेफ्ट साइड से, नॉट लेफ्ट सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड पे विंटर पैलेस के पास पहुंची जहां पे राजा रहता था, राइट? दिस केम टू बी कॉल्ड, ओके हो गया, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, जो कि कैपिटल सिटी में जगह है यहाँ पे नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। तो पूरा जो स्ट्राइक वाला ग्रुप है वो यहाँ पर आ गया। एट this stage, no political party was actively organizing the movement, as the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers. The government imposed curfew. Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. तो जब वो जो ग्रुप है, जो पूरे मतलब 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स हैं, बहुत बड़ा ग्रुप रहा होगा, जब वो लोग नेवेस्की प्रोस्पेक्ट कैपिटल में पहुंचे पेट्रोग्रेड में, वहां पर इस वक्त तक कोई भी मतलब पॉलिटिकल ग्रुप नहीं था जो इस स्ट्राइक को लीड कर रहा था, राइट? तो जब वहां पर वो लोग कैपिटल में पहुंचे हैं तो गवर्नमेंट ने एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि आप देखो, या तो आपको किसी स्ट्राइक का, किसी धरने प्रदर्शन की नोटिफिकेशन पहले मिलती है ताकि आप एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर सको। ऑल ऑफ अ सडन एक स्ट्राइक का आ जाना, इतने सारे लोगों का आ जाना, तो उसको कर्फ्यू से मैनेज किया जाता है। तो कर्फ्यू के देखते सारे जितने भी लोग स्ट्राइक पे थे वो लोग सब लोग वापस चले गए। लेकिन अब तक ना तो उन्होंने कोई डिमांड्स अपनी मोनार्क के सामने रखी कि वो क्या चाहते हैं, वो क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं,
और ना ही मोनार्क ने उनसे कोई बातचीत इस तरीके की। वो शांतिपूर्वक तरीके से जो है वापस चले गए। लेकिन 24 और 25 को वो फिर से वहीं पर अपना धरना प्रदर्शन लेके दोबारा से वो लोग आए। और जब वो दोबारा आए तो गवर्नमेंट ने भी अपनी जो मिलिट्री है, कैवलरी है, अपने बंदूकधारी जो सैनिक है, उनको वहां पर प्रोटेक्शन के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे उन पे सिर्फ नजर रखने के लिए कहा। उन पे किसी तरीके का अटैक नहीं किया गया, उन पे सिर्फ नजर रखने के लिए कहा गया। उसके बाद ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड डूमा। अभी क्या हुआ, अब तक जो स्ट्राइक चल रही थी वो सिर्फ इस कारण से थी कि भाई फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया और उसके सपोर्ट में जो है बाकी के इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी उनको सिंपैथी शो करने के लिए उनका साथ दे रहे हैं स्ट्राइक में। लेकिन अब तक कुछ भी पॉलिटिकली इतना बड़ा नहीं हुआ था कंट्री में कि एक रेवोल्यूशन स्पार्क हो जाता। क्लियर कि वहां पे मार काट और बिल्डिंग्स को तोड़ना या फिर जिस तरीके से स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ था वैसा कोई कारण नहीं था। लेकिन 25 फरवरी को जब जार ने डूमा को सस्पेंड कर दिया, आपने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना कि जार चाह रहा था कि अब वो डूमा को सस्पेंड कर दे, और ये कोई 6th या 7th डूमा थी, राइट। तो यहाँ पर जार ने जब डूमा को सस्पेंड कर दिया, ये एक बात जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा कारण बन गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशन जो है वोल्केनो की तरह फट गया। क्लियर, क्योंकि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया है कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो डूमा की कंसल्टेटिव बॉडी के मेंबर्स थे, वो चाह रहे थे कि डूमा ऐसे ही एस्टैब्लिश रहे, लेकिन जार कहीं ना कहीं चाह रहा था कि वो डूमा को खत्म कर दे। तो जाहिर सी बात है कि जब तक डूमा थी तब तक पार्लियामेंटेरियन जार के साथ थे, लेकिन डूमा के डिसमिस होने के बाद पार्लियामेंटेरियंस भी कहीं ना कहीं जार के अगेंस्ट हो गए थे। Clear? Demonstrators returned politicians spoke about against the measures. तो ये जो डूमा को सस्पेंड करना जार ने जो किया, पॉलिटिशियंस ने भी इसको बहुत हाई लेवल पे क्रिटिसाइज किया। Demonstrators returned in force to the street to the left bank on 26th. On 27th, the police headquarters were ransacked. तो 26th को डेमोन्स्ट्रेटर्स फिर से वापस आए, 24th को डूमा को सस्पेंड किया गया, 25th को डेमोन्स्ट्रेटर्स वापस आए, 26th को जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं वो पूरे भर गए डेमोन्स्ट्रेटर्स और आम जनता से। रैंसेंट मीन बुरी तरह से भर जाना। क्लियर। और उसके बाद द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। तो अभी पहली बार डूमा की सस्पेंशन के बाद कहीं ना कहीं इन लोगों ने, जब ये लोग दोबारा से स्ट्रीट में इकट्ठे हुए, इन्होंने सबसे पहली बार अपनी मांगे जो हैं वो सामने रखी। इनकी मांगे थी कि हमें ब्रेड, स्टेपल डाइट है, वो अवेलेबल करवाई जाए, हमें बेटर वेजेस दी जाए, हमारी वर्किंग कंडीशन बेटर होनी चाहिए, हमारे वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, और उसके साथ में एक और डिमांड जुड़ गई डूमा की सस्पेंशन की वजह से कि डेमोक्रेसी भी एस्टैब्लिश होनी चाहिए। क्लियर। The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. अब कैवेलरी में कौन लोग हैं? कैवेलरी में सोल्जर्स हैं, चाहे वो बंदूकधारी हैं, चाहे वो तोपे लेके जा रहे हैं, चाहे वो हॉर्समैन है, जो भी है वो सोल्जर्स हैं। और सोल्जर्स ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक बहुत बुरा फेज देखा है जार का। क्लियर, कोई उसकी डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई कंट्री के लिए उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है कंट्री को चलाने की। और वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे जो लड़ाई करने के तरीके इतने डिफरेंट थे कि रशिया में तो ओपन फाइट हो रही है, ओपन बैटल ग्राउंड्स पे फाइट हो रही है, जबकि वेस्टर्न फ्रंट में ट्रेंचेस से फाइट हो रही है, वो अपने सोल्जर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे ओपनली सोल्जर्स को मरने के लिए वॉर ग्राउंड में छोड़ा जा रहा है। तो कैवेलरी का हिस्सा थे सोल्जर्स,
and soldiers did not wanted to go into the war situation. तो कहीं ना कहीं जो soldiers थे उन्होंने कैवलरी ने जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनके ऊपर फायर करने से मना कर दिया. An officer was shot. However, the cavalry refused to fire on the demonstrator. An officer was shot at the barrack of the regiment, and 3 other regiments mutinied, voting to join the strike workers. अब जो workers हैं उनको clear cut workers नहीं sorry जो army men है उनको clear cut एक मौका मिल गया कि वो लोग जो हैं अपनी मतलब जो मोनार्क है उसके क्लियरली अगेंस्ट जाएंगे. क्यों? क्योंकि एक ऑफिसर को शूट कर दिया गया और जो इनके लेफ्ट बैंक पे जो इनके राइट बैंक पे जो इनके ऑफिसर्स के क्वार्टर्स थे वहां पर भी कुछ ऑफिसर्स को रेजिमेंट के कुछ ऑफिसर्स को शूट कर दिया गया. तो जब ऑफिसर्स को ही शूट किया जा रहा है तो ऑफिसर्स का कंप्लीट फेथ जो है वो मोनार्क से खत्म हो गया और इस कारण से उनको क्लियर कट रीजन मिल गया कि हम भी डेमोन्स्ट्रेटर्स का पूरी तरीके से साथ देंगे. तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो है वो विद्रोह का रूप जो है वो देखने को मिला कैवलरी में. By that evening, soldiers and striking workers has gathered to form a Soviet or a council in the same building as the Duma, where the Duma met. This was the Petrograd Soviet. अब क्लियर समझ में आ रहा है ना कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको तो अभी एंटी नेशनल माना जा रहा है ना, वो तो देश के अगेंस्ट मतलब डूमा के उसके जार के अगेंस्ट चल रहे हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो वो तो एंटी नेशनल है. अब एंटी नेशनल्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि आपकी आर्मी है उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन आर्मी कह रही है कि गलत तो आप हो, गलत तो मोनार्क है. तो उन्होंने मोनार्क का साथ छोड़ के वो लोग भी डेमोन्स्ट्रेटर के साथ ही मिल गए. कहीं ना कहीं आर्मी का डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ मिलना डूमा की सस्पेंशन की वजह से जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उनके बीच में जार के प्रति जो नाराजगी थी उसकी वजह से पॉलिटिकल ग्रुप्स, वर्कर्स एसोसिएशन या फिर आपके जो आर्मी है और जो इंडस्ट्रियल वर्कर है वो सारे कहीं ना कहीं एक साथ हो गए और जार जो है वो अकेला रह गया. अब जो लोग एक साथ हो गए उन्होंने कहा कि हम सोवियत बनाएंगे. सोवियत क्या है कि एक मतलब जब आपके पास कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है तो आप एक बॉडी क्रिएट करोगे जो उस वक्त गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करेगी एज अ गवर्नमेंट. और क्योंकि ये सोवियत जो है कैपिटल सिटी ऑफ पेट्रोग्रेड में बन रही है इसलिए इसको पेट्रोग्रेड सोवियत का नाम दे दिया गया. क्लियर? सोवियत या काउंसिल क्या है? एक टेम्पररी बॉडी जो कि मोनार्क की एब्सेंस में गवर्नमेंट का काम इमीडिएटली संभालेगी, क्योंकि इलेक्शन करवाने में तो टाइम लगेगा ना. तो गवर्नमेंट को तो मतलब मोनार्क को तो अब उनका पूरा इरादा है कि मोनार्क को तो हम नहीं रखेंगे, तो मोनार्क के बाद कौन चलाएगा देश को, इमीडिएटली कौन चलाएगा. तो इसलिए सोवियट्स या फिर काउंसिल्स बनाने की जो है इन लोगों ने डिमांड करी और काउंसिल बनाया गया जिसको कहा गया पेट्रोग्रेड सोवियत. The very next day, delegation went to see Tsar. Military commanders advised him to abdicate. अगले ही दिन जिन्होंने ये सोवियत बनाया था उन्होंने एक डेलीगेशन मतलब कुछ लोगों का एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल तैयार किया जो कि जार के पास गए और इस ग्रुप को, इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे मिलिट्री कमांडर. उन्होंने जाके जार को बोला कि आप जो है चुपचाप स्टेप डाउन कर दो, अदरवाइज क्या हो रहा है, आपने देखा ना यूरोप में उस वक्त क्या होता था, गुलेटाइन. क्लियर? अगर कोई अपनी मर्जी से स्टेप डाउन नहीं कर रहा तो उसको मार दिया जाएगा, गुलेटाइन कर दिया जाएगा, लेकिन मोनार्की अब खत्म होगी. तो इस डेलीगेशन ने जिसको कि मिलिट्री कमांडर लीड कर रहा है उन्होंने जार को कहा कि आप अब अपना पद छोड़ दो. He followed their advice and abdicated on 2nd March. 2nd March को जार निकोलस ने अपनी मोनार्की छोड़ दी. Is it clear? 1 mark question.
Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. अभी अब जो लोग सोवियत मतलब काउंसिल के मेंबर्स हैं, पेट्रोग्रेड सोवियत के मेंबर्स हैं, या जो डूमा के लोग थे, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल लोग तो थे ही ना, तो उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रॉपर प्रोविजनल गवर्नमेंट विदाउट इलेक्शन, अभी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट आपसी सहमति से जो है बनाई, जो कि जार की एब्सेंस, क्योंकि अब जार तो है नहीं, मोनार्की खत्म हो गई, तो कंट्री के को तो इमीडिएट लीडर्स की जरूरत होती है ना, तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है अब रशिया की सरकार को फिलहाल चलाएगी. Russia's future would be decided by Constituent Assembly elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. Is it clear? तो कहीं ना कहीं जो सोवियत था उसमें रशिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था. उनकी राय थी कि हम एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पार्लियामेंट सिस्टम, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाएंगे, जो कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मींस ऑल द सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग मेन और वुमेन, प्रॉपर्टीड और नॉन प्रॉपर्टीड, सबको जो है वोटिंग का हक दिया जाएगा और एक क्लियर कट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाएगी. तो आपका जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है 1917 का, उसको इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज इट मार्क्ड एन एंड टू द मोनार्कियल रूल इन रशिया. अब इसके बाद में क्या हुआ, दैट वी विल फॉलो इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो. टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल.